एक गांव में गोपाल दास नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास बड़ी कोठी थी और खाने पीने की किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह स्वभाव से बहुत लालची और कंजूस था। उसकी पत्नी आरती उससे बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। एक दिन गोपाल दास अपने घर के आंगन में आया और चिल्लाते हुए कहने लगा, किशन के बच्चे, कहाँ है तू? जल्दी इधर आ। इसको कितनी बार बोला है, फिर भी समझ में नहीं आता। इधर आ जल्दी, कहाँ मर गया? तभी किशन दौड़ते दौड़ते वहां आया और सेठ गोपाल दास को गुस्से में देख उससे पूछने लगा, सेठ जी क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए मेरी सांसें कितनी तेज हो गई है, बताइए क्या हुआ है? ऐ तेज सांसें वाले, वह देख तेरा काम में ध्यान है कि नहीं? क्या सेठ जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि आंगन में आम के पेड़ से नीचे गिरे हुए हर आम को सुबह जमा करना मत भूल, लेकिन तू बार बार भूल रहा है। लगता है तेरा पगार काटना पड़ेगा। क्या सेठ जी आप भी? इस आम को कोई पूछता तक नहीं है और आप इन आम की वजह से मुझे डांट रहे हैं। मेरे लिए मेरे आंगन के आम के पेड़ का एक एक आम का दाम सोने के बराबर है, समझा तू? चल जमा कर ले और बाद में इसे बाजार में बेच देना। याद रखना, इस घर की कोई भी चीज मुफ्त में नहीं जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। आप अंदर जाइए, मैं आम जमा करके बाद में बाजार में बेच आऊंगा। सेठ गोपाल दास अपनी कंजूसी के कारण हर रोज खाने पीने की चीजों में कटौती करता रहता था। एक दिन जब घर का आटा खत्म हो गया, तब वह किशन को बुलाते हुए कहने लगा, किशन, इधर आजा। पता नहीं पूरा दिन क्या करता रहता है, कितनी बार आवाज लगानी पड़ती है। तभी किशन वहां पर आ गया और सेठ गोपाल दास से पूछने लगा, बताइए सेठ जी क्या हुआ? आपने आवाज लगाई, फिर से आम जमा करने हैं क्या? ज्यादा जबान मत चला, मेरी बात सुन। एक काम कर, अभी के अभी बाजार जा, और हाँ, आरती कहाँ है, जरा उसे भी बुला। तभी किशन ने सेठानी आरती जी को बुला लिया। आरती जी वहां पर आई और सेठ गोपाल दास उसे कहने लगा, सुन आरती, अभी किशन आधा किलो आटा लाएगा। उस आटे से तुम्हें 15 दिन तक रोटियां बनानी है। 15 दिन तक, याद रखना। सेठ गोपाल दास की बात सुनकर आरती चकरा गई और वो उससे कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हो? आधा किलो आटे में 15 दिन तक रोटियां बनाऊं? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। मैंने जो कहा सो कहा। आधा किलो आटे के ऊपर 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं मंगाया जाएगा, और उससे ही तुम्हें 15 दिनों तक रोटियां बनानी है। भले कम खाएंगे, लेकिन पैसों की बचत जरूर करेंगे। फिर सेठ गोपाल दास किशन की ओर देखकर उससे कहने लगा, किशन के बच्चे, हमारी बातें क्या सुन रहा है? अभी के अभी बाजार जा और आधा किलो आटा लेकर तुरंत आ जा। और बाजार जा ही रहा है तो सुबह जो तूने आम जमा किए हैं उनको भी बेचकर आना, और आने के बाद मुझे हिसाब देना। मुझे हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, समझे? चल अब निकल। थोड़ी ही देर में किशन बाजार से आधा किलो आटा लेकर आया और उसने वह आटा आरती जी को सौंप दिया। आरती जी ने उसी आटे से केवल 2 रोटियां बनाई। खाना खाने के समय आरती ने सेठ गोपाल दास जी से कहा, अजी, आपने 15 दिनों तक इस आधा किलो आटे से काम चलाने को कहा तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आटा 15 दिन तक चलेगा, क्योंकि अगर हम आधी रोटी भी खाएं तो भी हमें एक दिन में कम से कम पाव किलो आटा लगेगा। आरती की यह बात सुनकर सेठ गोपाल दास गुस्से से गुर्राकर आरती से कहने लगा, सुनो आरती, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। भले हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन ऐसी बचत करके ही हम और ज्यादा अमीर बन सकते हैं। अजी, लेकिन यह बचत नहीं है, यह तो हद से पार की हुई कंजूसी है। आप बात को समझिए जरा। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब इस घर में 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ 1 किलो आटा आएगा, उससे ज्यादा 1 ग्राम भी नहीं। और हाँ, तुम रोटियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि रोटियां खानी कैसे हैं। सेठ गोपाल दास ने उन दोनों रोटियों के कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और समझाने लगा, देखो, अब ये 2 रोटियां नहीं रही, अभी बहुत सारी रोटियां बन गई हैं। अरे अब तुम और मैं तो क्या पूरा गांव भी खा सकता है, इतनी रोटियां हैं। सेठ गोपाल दास की मूर्खता भरी बातों को सुनकर आरती परेशान हो गई और ना चाहते हुए भी हाँ में हाँ मिलाती रही।
किशन घर और बाहर के सारे काम करता था। कई बार गोपाल दास उसी से राशन मंगवाता, लेकिन हर चीज बहुत कम मात्रा में खरीदने को कहता था। सेठ गोपाल दास हर बात में कटौती से, कंजूसी से बचत करने की सीख देता रहता था। फिर एक दिन, अलख निरंजन, घर में कोई है क्या बेटा? बाहर आओ। साधु अपनी बोलने वाली चिड़िया के साथ भिक्षा मांगते हुए उसकी हवेली पर पहुंचे। चिड़िया साधु के कंधे पर बैठी थी। साधु महाराज को देखकर किशन दौड़ता हुआ आया और उनसे कहने लगा, अरे साधु महाराज जी, आप आइए आइए, बताइए क्या लेंगे? चाय पानी कुछ लाऊं क्या आपके लिए? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुम बहुत मेहनती लगते हो, देखना तुम जिंदगी में तरक्की जरूर करोगे। धन्यवाद साधु महाराज, धन्यवाद। इतना कहकर किशन घर के अंदर चला गया और थोड़ा सा अनाज लेकर बाहर आया और साधु की झोली में डालने लगा। उसी समय सेठ गोपाल दास वहां पहुंच गए। यह दृश्य देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उल्लू के पट्टे, यहाँ मैंने बात बात की और जात जात की कटौती करके इतने पैसे जमा किए हैं और तू उसे लुटाने चला है। अनाज मुफ्त का नहीं है जो किसी को भी बांट दिया जाए। लेकिन सेठ जी, अब तो अनाज बाबा की झोली में जा चुका है, अब वापस नहीं ले सकते। ज्यादा जबान मत लड़ा, मैंने जो कहा है वह कर, नहीं तो मैं ही अनाज निकाल लेता हूं। सेठ गोपाल दास ने साधु की झोली से अनाज वापस निकाल लिया। तब साधु ने शांत स्वर में कहा, दान की हुई वस्तु वापस लेना किसी साधु का ही नहीं, बल्कि दान का भी अपमान है, और एक दिन यही कर्म पूरे गांव पर भारी पड़ेगा। तभी वह चिड़िया बोलती है, आज तक किसी ने गुरुदेव का इतना बड़ा अपमान नहीं किया था, और अब उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। इतना कहकर साधु और चिड़िया वहां से चले गए। समय बीतता रहा, लेकिन गोपाल दास पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन सेठ गोपाल दास दूसरे गांव गया और सेठ गोपाल दास ने वहां उनके खेतों में लहलहाते गन्ने देखे। अरे वाह, क्या मस्त गन्ने से लहराता हुआ खेत है, बढ़िया है। लेकिन एक मिनट, क्या मैं गन्ने से भी पैसे कमा सकता हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं। गन्ना तो हमारे पूरे इलाके में कितना ज्यादा प्रसिद्ध है। लगता है अभी यह गन्ना मेरे लिए सोना उगाएगा। घर पहुंचते ही सेठ गोपाल दास किशन को बुलाने लगा। किशन दौड़ता हुआ चला आया। सुन किशन, अब मैंने सोचा है कि हम गन्ने की खेती करेंगे, और हाँ, सिर्फ खेती ही नहीं करेंगे, उसके रस का व्यापार भी करेंगे। कल के कल हमारे खेत में जाकर गन्ने की खेती का काम शुरू कर दे। और हाँ, इस काम में कोई लापरवाही नहीं चलेगी, समझा? वरना तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, याद रखना। नहीं नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब काम अच्छे से और आराम से हो जाएगा। कुछ समय बाद उसने किशन से ठेले पर गन्ने का रस बिकवाना शुरू कर दिया। किशन के ठेले से गन्ने का रस पीने के लिए लंबी लंबी कतार लगने लगी। गर्मी के मौसम में लोग उस रस को खूब पसंद करने लगे, इसलिए उसकी अच्छी कमाई होने लगी। एक दिन शाम को किशन घर आया, तभी सेठ गोपाल दास किशन से कहने लगा, अरे भाई किशन, हम गन्ने के रस का धंधा तो कर रहे हैं, लेकिन मुनाफा उतना हो नहीं रहा है जितना कि मैंने सोचा था। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम गन्ने के रस में पानी मिलाकर बेचें। लेकिन सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? गन्ने के रस में पानी मिलाकर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी? नहीं नहीं सेठ जी, मुझे लगता है यह गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मत भूल, मैं तेरा सेठ हूं और तू मेरा नौकर है। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना होगा। और हाँ, पानी आधा मिलाना, आधे से कम नहीं। 10 लीटर गन्ने के रस में 10 लीटर पानी मिलाना है। और इस काम में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो अगले ही पल तू नौकरी से जाएगा, इतना याद रखना। सेठ गोपाल दास का आदेश सुन के मजबूर होकर किशन अपने घर गया और अपनी पत्नी कमला को सारी बात बताई। कमला कहने लगी, आप मेरी बात सुनिए, ईमानदारी से घर का पेट नहीं भरेगा और उस सेठ से बहस नहीं करनी चाहिए थी। जैसा सेठ गोपाल दास जी कहते हैं वैसा ही करो, वरना आपके पास दूसरी नौकरी ढूंढने की नौबत आ जाएगी। अपनी मजबूरी के कारण किशन ने भी गन्ने के रस में पानी मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गोपाल दास का मुनाफा बढ़ने लगा।
लेकिन यह कमाई लोगों के साथ किए गए धोखे पर टिकी हुई थी। कुछ समय बाद पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया और पानी की भारी कमी हो गई। तभी सेठ गोपाल दास कहने लगा, लगता है अब मुझे हवेली के सामने एक कुआं खुदवाना पड़ेगा। सेठ गोपाल दास जी ने अपनी हवेली के बाहर एक कुआं खुदवा लिया, लेकिन जब भी गांव वाले उससे पानी मांगने आते वह उन्हें साफ मना कर देता था। सेठ गोपाल दास ने किशन को बुलाकर कहा, सुन किशन, अब हमें गन्ने के रस के दाम बढ़ाने होंगे क्योंकि गांव में सूखा पड़ गया है और पानी की बहुत कमी है। लेकिन सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर ऐसे समय में हम दाम बढ़ाएंगे तो यह ग्राहकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैंने यह धंधा कमाने के लिए शुरू किया है, गंवाने के लिए नहीं। और याद रखना, मैंने जो कहा है वैसा ही होगा। और अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें तो पता है अंजाम क्या होगा। अब मैं क्या ही बोलूं सेठ जी, ठीक है जैसा आप कहे। इसके बाद किशन ने चुपचाप रस में पानी मिलाना बंद कर दिया। एक रात सेठ गोपाल दास आरती से कहने लगा, आरती, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है यह किशन हमें बेवकूफ बना रहा है। आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताइए तो सही। मेरे कहने का मतलब है, लगता है यह किशन गन्ने के रस में ठीक से पानी नहीं मिला रहा। अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता चला? दरअसल आज ही मैं अपने गन्ने के खेत गया था। मैंने देखा कि खेत में गन्ने तेजी से कम हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह किशन अब गन्ने के रस में एक बूंद भी पानी नहीं मिला रहा। आने दो उसे, कल सुबह उसे नौकरी से निकाल ना दूं तो मेरा नाम भी गोपाल दास नहीं। अगले दिन जब किशन सेठ गोपाल दास के घर काम करने आ गया, तब घर के आंगन से ही सेठ गोपाल दास ने किशन को रोका और चिल्लाते हुए कहा, वही रुक नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुझे क्या लगा तू गन्ने के रस में पानी नहीं मिलाएगा तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? तू मेरे साथ खेल खेलने चला था। आज तो तुझे नौकरी से निकाल ही दूंगा। जब भूख से तड़पेगा तभी तुझे पता चलेगा कि सेठ गोपाल दास के साथ बेईमानी का क्या अंजाम होता है। सेठ गोपाल दास की बात सुनकर किशन गिड़गिड़ाकर उसके पैर पर गिरकर कहने लगा, सेठ जी ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे तो मैं क्या करूंगा सेठ जी? मुझे माफ कीजिए। चल निकल यहां से, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा। किशन उदास होकर अपने घर आया और अपनी पत्नी कमला को पूरी बात बताई। तभी कमला उससे कहने लगी, देखा तुमने अपनी ईमानदारी का नतीजा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सेठ जी से ईमानदारी के साथ पेश आओ, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते। आज तुम्हारे ऐसे रवैये की वजह से हमें गरीबी में दिन काटने पड़ेंगे। अब कमाई कहाँ से करोगे? कमला शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बड़ा आया कहने वाला, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मुझे भी क्या दुर्बुद्धि सूझी और मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली। एक दिन किशन परेशान होकर जंगल की ओर चला गया। वहां उसे वही साधु महाराज मिले, लेकिन इस बार उनके साथ उनकी बोलने वाली चिड़िया नहीं थी। उस साधु महाराज ने किशन को उदास देखकर उससे पूछा, बेटा तुम कुछ उदास लग रहे हो, क्या हुआ? तभी किशन ने उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। किशन की परेशानी सुनकर साधु महाराज ने उससे कहा, उदास मत होना किशन, मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। साधु महाराज की यह बात सुनकर किशन बेहद खुश हो गया और वह साधु महाराज से कहने लगा, क्या आपके पास मेरी समस्या का हल है? साधु महाराज जी बताइए ना, क्या है वह हल? अगर तुम मेरी खोई हुई चिड़िया को ढूंढ लेते हो तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। साधु महाराज की बात सुनकर किशन सोचने लगा, क्योंकि साधु महाराज का यह हाल उसे अजीब लगा। लेकिन साधु महाराज, यह आप कैसा हल दे रहे हैं? आपकी खोई हुई चिड़िया को मैं कहां ढूंढूंगा और कैसे ढूंढूंगा? आखिर वही चिड़िया है और चिड़िया तो अपने मन मर्जी की मालिक होती है और वह कहीं भी उड़ के जा सकती है, और मैं इंसान होकर एक चिड़िया को कैसे ढूंढ पाऊंगा? बेटा याद रखना, जिंदगी में चुनौतियों को स्वीकार करने से ही इंसान की तरक्की होती है। साधु महाराज जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह हल तो मुझे नामुमकिन लग रहा है। बेटा नामुमकिन को ही मुमकिन करके दिखाओगे तब तुम्हारी समस्या का हल होगा। बताओ क्या करोगे? अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपकी चिड़िया ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा।
उसने पूरे जंगल में बहुत तलाश की, लेकिन चिड़िया कहीं नहीं मिली। जब उसने यह बात साधु महाराज को बताई तो साधु महाराज ने कहा, याद रखना किशन, चिड़िया उसे एक दिन अवश्य मिलेगी, लेकिन उसके लिए धैर्य और संघर्ष करना होगा। जिस दिन वह चिड़िया मिल जाएगी, उसी दिन तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। किशन ने घर जाकर यह बात कमला को बताई। तब कमला कहने लगी, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इन बातों में समय बर्बाद करने के बजाय कोई काम धंधा ढूंढो। अगले दिन से किशन काम की खोज में निकल पड़ा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। एक दिन उसने बाजार में कुछ लोगों को लकड़ियां बेचते देखा। तभी उसने भी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचने का काम शुरू कर दिया। उधर गोपाल दास अब खुद ही मिलावटी गन्ने का रस बेचने लगा, क्योंकि उसे किशन जैसा दूसरा नौकर नहीं मिला। इसके साथ ही गांव में उसकी कंजूसी और लोगों की मदद न करने की बात भी फैल चुकी थी। एक दिन 2 ग्राहक सेठ गोपाल दास के गन्ने के रस के ठेले पर गन्ने का रस पीने आ गए, और रस पीने के बाद जब वह जाने लगे, तब पहले ग्राहक ने दूसरे ग्राहक से कहा, लगता है सेठ गोपाल दास अब लोगों को ठग रहा है। मुझे तो लगता है यह गन्ने के रस में पानी मिलाकर बेचता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब किशन रस बेचता था तब गन्ने का रस बेहद मीठा और स्वादिष्ट लगता था, लेकिन अब तो बिल्कुल फीका लगता है और यह सेठ गोपाल दास लालची हो गया है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। धीरे धीरे लोगों में ये बात फैल गई कि वह रस में पानी मिलाता है। इसके बाद उसकी बिक्री लगातार कम होने लगी। दूसरी ओर किशन लकड़ियां बेचकर बहुत कम कमाई कर पाता था। उससे घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता था। कमला हर दिन उसे ताने देती और कहती कि अगर उसने सेठ की बात मान ली होती तो आज उन्हें इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। ना मुझे कोई और काम मिल रहा है और ना ही मेरी परेशानियां कम हो रही हैं। करूं तो क्या करूं? घर की चिंता और पत्नी के तानों से किशन पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन वह उदास मन से जंगल में बहुत दूर निकल गया। वहीं उसे अचानक वही बोलने वाली चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया को देखकर किशन खुश हो गया और वह उसे पूछने लगा, अरे तुम इतने दिन तक कहां थी? तुम्हें पता है साधु महाराज ने मुझे तुम्हें ढूंढने का काम सौंपा है। तब चिड़िया ने उससे कहा, अच्छा किशन, मेरी बात सुनो। तुम इस खास पेड़ की लकड़ियां काट कर बेचो, क्योंकि इन लकड़ियों से तुम्हें अच्छी खासी कमाई होगी। याद रखना, यह लकड़ियां कोई आम लकड़ियां नहीं हैं, बल्कि खास लकड़ियां हैं। किशन ने जब उस पेड़ की लकड़ियां काटी तो उसे पता चला कि वे साधारण लकड़ियां नहीं थी। उनमें से बहुत ही मनमोहक सुगंध आती थी। इसके बाद उसने उन्हीं लकड़ियों को बेचने का फैसला किया, लेकिन उनकी कीमत काफी अधिक रखती। लोगों को जब पता चला कि ये सुगंध फैलाने वाली रहस्यमयी लकड़ियां हैं, तब भी ऊंची कीमत देखकर उन्होंने उन्हें खरीदना बंद कर दिया और दूसरे लकड़ी बेचने वालों से लकड़ियां लेने लगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा यह लकड़ियों का काम भी जल्द बंद हो जाएगा। क्या करूं? कमला को क्या जवाब दूंगा? गांव के एक बुजुर्ग ने दिन के आखिर में उससे कुछ लकड़ियां खरीद ली। घर पहुंचने पर उन्हें उन लकड़ियों की सुगंध बहुत अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने उन्हें जलाने के बजाय घर के एक कोने में रख दिया और रोजमर्रा के काम के लिए अपनी पुरानी लकड़ियों का ही उपयोग करने लगे। उस सेठ गोपाल दास को किशन के इस धंधे के बारे में पता चला। तब उसने कहा, लगता है यह किशन मुझसे भी आगे निकल जाएगा। मुझे भी ऐसा कोई धंधा शुरू कर देना चाहिए। अब इस गन्ने के रस के धंधे में उतना मजा आ नहीं रहा है। इससे पहले कि वो किशन मुझसे आगे निकल जाए, मुझे उसे रोकना होगा। हाँ, उसको टक्कर देने के लिए लकड़ियों का ही धंधा शुरू कर देता हूँ। सेठ गोपाल दास ने चालाकी से बहुत सारी लकड़ियां खरीदकर अपनी कोठी में जमा कर ली, क्योंकि उसे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि कुछ ही दिनों में तेज बारिश होने वाली है। इधर किशन उदास होकर फिर उस बोलने वाली चिड़िया के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे मैं तुझे क्या बताऊं, अभी लकड़ियों का धंधा करने से कुछ कमाई हो नहीं रही है। उधर मेरी पत्नी मुझे परेशान कर रही है, ताने पर ताने मारती रहती है। बताओ मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम ईमानदार तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर धैर्य की बहुत कमी है।
याद है ना, साधु महाराज ने तुमसे क्या कहा था? यदि तुम विश्वास बनाए रखोगे तो एक दिन तुम्हारा जीवन अवश्य बदल जाएगा। तुम्हारी सब बात ठीक है, लेकिन मेरी पत्नी मुझे बहुत परेशान करती है। वह बार बार मुझसे झगड़ा करती रहती है। तुम मेरी पत्नी को जानती नहीं हो। वह बहुत खतरनाक औरत है, ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती है। किशन, धीरज रखो और समय का इंतजार करो। कुछ ही दिनों में तुम्हारी किस्मत जरूर पलटेगी। कुछ ही दिनों बाद तेज बारिश शुरू हो गई और सेठ गोपाल दास ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी जमा की हुई लकड़ियों की कीमत कई गुना बढ़ा दी। मजबूरी में गांव वालों को उसी से महंगे दामों पर लकड़ियां खरीदनी पड़ी। सेठ गोपाल दास, अब तुम्हारे कमाने के दिन है, कमा लो, लेकिन याद रखना, यहाँ का किया यही भुगतना पड़ता है। लकड़ियां खरीदनी है तो खरीदो, भाषण मत दो। मेरे पास और भी ग्राहक हैं। बढ़ती कीमतों के कारण लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं। एक दिन किशन ने उन लकड़ियों की एक अजीब विशेषता देखी। मैं जो लकड़ियों लाता हूं वह बारिश में भी गीली नहीं हो रही है। यह क्या चमत्कार है! यह तो मेरे लिए खुशखबरी है। चिड़िया सही कहती है, एक दिन मेरी किस्मत जरूर पलटेगी। मुझे धीरज रखना ही चाहिए। एक काम करता हूं, इन लकड़ियों को बाजार में बेच ही देता हूं। जब लोगों को पता चला कि किशन अच्छी और सूखी लकड़ियां कम कीमत पर देता है, तो वे उससे लकड़ियां खरीदने लगे। धीरे धीरे उसकी लकड़ियों की मांग बढ़ने लगी। एक दिन हरिया काका किशन से लकड़ियां खरीदने आए। भाई किशन, तुम्हारी लकड़ियां तो बहुत ही अच्छी है। मैंने पिछले हफ्ते ही तुमसे लकड़ियां खरीदी थी। वाह, क्या लकड़ियां है! धुआं भी बहुत कम छोड़ती है और पूरे घर में सुगंध भी फैल जाती है। शाबाश किशन, लगता है तुम्हारा यह धंधा और बढ़ेगा। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और उसकी बिक्री पहले से भी अधिक बढ़ने लगी। इस दौरान वह बोलने वाली चिड़िया रोज चुपके से किशन की लकड़ियों के ढेर में रखी एक लकड़ी पर अपनी चोंच मार देती थी। उसके बाद वह लकड़ी पीले रंग की हो जाती थी। चलो एक काम करता हूं, फिर से बाजार में लकड़ियां बेचने जाता हूं। एक दिन एक व्यापारी वहां आया। उसने उन लकड़ियों की गुणवत्ता पहचान ली। वह व्यापारी किशन से कहने लगा, भाई सुनो, तुम्हारी लकड़ियां तो बहुत ही जबरदस्त लगती हैं। मुझे काफी सारी लकड़ियां चाहिए, तो क्या तुम मुझे बेच सकते हो? बड़े व्यापारी की यह बात सुनकर किशन बहुत खुश हो गया और वो उससे कहने लगा, जी हाँ, क्यों नहीं साहब, आपको जितनी लकड़ियां चाहिए उतनी मिल जाएगी। जब गोपाल दास को यह बात पता चली तो वह भी चोरी छिपे उसी पेड़ की लकड़ियां काटने लगा। लेकिन जैसे ही वह उन्हें अपने घर लाता, वे साधारण लकड़ियों में बदल जाती थी। ये सब क्या हो रहा है? ये लकड़ियां साधारण लकड़ियों में कैसे बदल रही हैं? लगता है कुछ गड़बड़ है। कहीं ये किशन लोगों को उल्लू तो नहीं बना रहा है? उधर किशन पीले रंग वाली लकड़ियों को अलग रख देता और बाकी सुगंधित लकड़ियां व्यापारी को बेच देता। व्यापारी ने उससे वादा किया कि वह महीने के अंत में सारे पैसे दे देगा। लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी वह व्यापारी गांव वापस नहीं आया। तभी किशन कहने लगा, कहीं उस व्यापारी ने मुझे ठग तो नहीं लिया? कैसे कैसे लोग होते हैं, दुनिया में गरीबों के पैसे खा जाते हैं। अब क्या करूं? एक तो वैसे ही मेरी पत्नी मुझे मेरी कमाई को लेकर ताने मारती रहती है, और अब अगर उसे पता चलेगा कि इतने सारे रुपए डूब गए तो पता नहीं वह क्या करेगी। मेरे लिए तो गरीबी में आटा गीला हो गया। अगले दिन साधु और बोलने वाली चिड़िया उसके पास पहुंचे। उन्होंने किशन से पूछा, अरे भाई रामू, क्या हाल है? सब ठीक तो है ना? अरे साधु महाराज, क्या बताऊं कैसे कैसे लोग रहते हैं। दुनिया में लोगों के पैसे हजम कर जाते हैं और डकार भी नहीं लेते हैं। मैंने एक व्यापारी को बहुत सारी लकड़ियां बेची थी। बोला था कुछ दिनों में पैसे दे देंगे, लेकिन अभी तक दिए ही नहीं। लगता है मेरे पैसे डूब गए। अरे किशन बेटा, कुछ नहीं होगा, धीरज रखो, तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। वैसे मुझे एक बात बताओ कि जिन लकड़ियों पर चिड़िया ने अपनी चोंच मारी थी, क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? जी हां साधु महाराज, वह लकड़ियां अभी भी मेरे पास है। मैंने वह लकड़ियां अलग से संभाल कर रखी है। क्यों, क्या हुआ साधु महाराज? तब चिड़िया कहने लगी, किशन खुश हो जाओ, अब जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है।
मैंने तुम्हें कहा था धीरज रखोगे तो किस्मत जरूर पलटेगी। तुम ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन लकड़ियों से मेरी किस्मत कैसे पलटेगी? आखिर लकड़ियां तो लकड़ियां होती है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है किशन। वह लकड़ियां कोई साधारण लकड़ियां नहीं है, वह सोने की लकड़ियां हैं। यह तुम क्या कह रही हो? सोने की लकड़ियां? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सोने की कोई लकड़ियां थोड़ी होती है। सोना अलग होता है, लकड़ी अलग होती है। मुझ पर भरोसा रखो किशन, वह लकड़ियां सचमुच सोने की है और वह तुम्हें बहुत सारा धन कमा कर देने वाली है। जो हुआ सो हुआ। अब तुम उन लकड़ियों को बेचो और देखो थोड़े ही दिनों में तुम कहां से कहां पहुंच जाते हो। यह सुनकर किशन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साधु महाराज जाते जाते किशन को कहने लगे, किशन, मेरी चिड़िया की बातों को हल्के में मत लेना। वह जो भी कहती है बिल्कुल सटीक कहती है। चलो अब मैं चलता हूं। इसके बाद साधु और चिड़िया वहां से चले गए और फिर कभी दिखाई नहीं दिए और किशन ने उन सोने की लकड़ियों को अच्छी कीमत पर बेच दिया। अब देखते ही देखते उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ गई और उसकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। दूसरी ओर सेठ गोपाल दास परेशान होकर कहने लगा, पता नहीं मेरी तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है और यह किशन का बच्चा आज कहां से कहां पहुंच गया। किसी जमाने में मेरे पास काम करने वाला मेरा नौकर मुझसे भी आगे निकल गया। अपनी लालच और कंजूसी की आदतों के कारण सेठ गोपाल दास कभी संतुष्ट नहीं हो सका और अब किशन पूरे गांव का सबसे समृद्ध और सम्मानित व्यक्ति बन गया।